अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे IS2। IS2 क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। IS2 का शॉर्ट नाम है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होती है, फिर हम ये बात करते हैं। इन्वेंट्री की डेफिनेशन है, ये मैं सारी कुछ चीज़ें मैं सारी की सारी मैंने IS के जो रूल है IFRS है वहीं से उठाई है, और कुछ मैंने सर्चिंग से अपनी वर्डिंग के थ्रू लिखी है। इन्वेंट्रीज क्या होती है, फिर हम ये देखते हैं। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब नॉर्मल यूज में, जो नॉर्मल अगर बिजनेस एक कंपनी है उसका, जो भी बिजनेस है उसकी जो कोई भी चीज़ है जो कि वो सेल करती है, उसकी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। लाइक अगर एक कंपनी पेंसिल बेचती है, अगर वो पेंसिल रेडी पड़ी है तो वो उसके लिए इन्वेंट्री होगी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का वही है, पेंसिल बेचना। इसी तरह या तो इन प्रोसेस हो, कभी कभार ऐसा होता है पेंसिल बन रही होती है, अभी तक रेडी नहीं हुई होती, या तो उस पर रॉ मटेरियल लग चुका होता है और रेडी भी हुई होती है, तो वो भी आपके इन्वेंट्री में पार्ट आता है। या तो कोई ऐसा फॉर्म ऑफ मटेरियल हो जो कि कंज्यूम होना है आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो वो भी आपका रॉ मटेरियल, एक तरह से रॉ मटेरियल हो सकता है, वो आपका कंज्यूम होना है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो आपका इन्वेंट्री कहलाता है। अब इन्वेंट्री की बेसिक चीज़ है कि इन्वेंट्री को आप एक चीज़ पे रखते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। अब कॉस्ट क्या होती है, पहले हम ये देख लेते हैं कॉस्ट क्या होती है। The cost of inventories shall comprise all cost of purchase, cost of conversion, and other costs incurred in bringing the inventory to their present location and condition. अब इसमें इसकी डेफिनेशन देखें तो आपको सिंपल से पता चल जाएगा कि पहली तो ये है कि इन्वेंट्री अगर आपने कोई भी चीज़ कर ले रहे हैं उसकी परचेजिंग होगी। परचेजिंग किसका होगी, इसकी रॉ मटेरियल की परचेजिंग होगी। इसी तरह जब आप रॉ मटेरियल को, अब जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल को आपने कुछ ना कुछ इसमें कुछ चेंजेस करनी होती है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उसमें कन्वर्जन वगैरह लगती है और दूसरी चीज़ें लगती है, तो उसकी जो कॉस्ट आप ऐड करते हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाती है आपकी इन्वेंट्री की। इसी तरह आपकी एक इन्वेंट्री बनती है। लाइक आपने एक पेंसिल आपने बनानी थी, मैं पेंसिल की एग्जांपल लूँगा, तो आपने इसकी उसका एक रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, उसमें फिर आपने लेबर लगाई, इसमें आपने हर चीज़ लगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगी, डायरेक्ट लेबर लगी, डायरेक्ट दूसरे चार्जेस लगे, वो सब के सब आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इन्वेंट्री अपनी लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे रखनी होती है। तो कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं NRV के बारे में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये रही, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। हम देखते हैं कि ये नेसेसरी कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या एस्टिमेटेड कॉस्ट मेक टू सेल क्या होती है। देखिए, कभी भी है ना, जब आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है, वो कभी ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो, इन प्रोसेस भी हो सकती है, तो उसको बेचने के लिए आपको है ना कंप्लीट करना तो ज़रूरी होगा, तो वो उसकी नेसेसरी कॉस्ट हो गई कंप्लीशन की, ठीक है। इसी तरह कुछ सेल होती है, जब आप आपकी इन्वेंट्री रेडी होके बिल्कुल रेडी होती है, तो उसकी बेचने की भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, इसके जो डायरेक्टली जो एक्सपेंस होते हैं जो कि इसके सेल से रिलेट करते हैं, तो वो आपकी सेल के लिए ना एस्टिमेट हो जाता है, एक तरह से नेसेसरी टू मेक दी सेल, मतलब सेल करने के लिए अब आपको इनकर करना ज़रूरी होता है, तो वो भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो ये इसमें से एक तरह से ये फैक्टर आ गया। अब इसमें सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस यही मार्केट वैल्यू, कि आज एक सेल आप कंपनी है इसको कितने, एक आपकी इन्वेंट्री कितने की बिकेगी, तो इसमें से आप ये दो चीज़ें माइनस कर देंगे तो आपकी NRV आ जाती है। तो जो भी आपकी NRV आती है, तो कॉस्ट ऑफ आपकी एनआर एक तो NRV आ जाएगी आपकी, और फिर आपकी कॉस्ट आएगी, तो उसमें से आप इनमें कंपेयर करते हैं कि कौन सी लोअर है, तो जो लोअर होती है वो आप उसको ले लेते हैं, और अगर कोई इसमें एक्सपेंस चार्ज करना होता है तो फिर आपको एक्सपेंस चार्ज करके इसको PNL में हिट कर देते हैं और आपकी इन्वेंट्री कम कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी एंट्री बता देता हूँ, एक कंपेरिजन दिखा देता हूँ आपको मैं, कि अज्यूम करें कि कॉस्ट है इसकी 1 लाख रुपए और NRV आपकी है 110। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो अब इस केस में देखिए आपकी NRV ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ऑलरेडी आपने कॉस्ट पे रखी है, तो इसमें आपको NRV पे लाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू एक्सपेंस आउट एनी अमाउंट। बट इफ कॉस्ट अगर आपकी हो जाए 80,000 और इसी तरह NRV आपकी हो जाए 1 लाख, सॉरी 80,000 हमने ले लिया, NRV आपकी कर देते हैं हम 50,000। तो अब इसमें लोअर अमाउंट कौन सी है, NRV की है कॉस्ट की, तो इसमें NRV की है,
तो अब हमारे हिसाब से जो इन्वेंट्री है इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, या तो उसको हम बुक में शुड बी कैरीड एट NRV, शुड बी कैरीड एट NRV, दैट इज 50,000। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको NRV पे लाने के लिए 30,000 टू बी एक्सपेंस आउट। इसकी सिंपल सी एंट्री होगी, आपका जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट हो जाएगा, जो भी अमाउंट से होगा। लाइक अगर ₹30,000 है तो ये आपका एक्सपेंस आउट हो जाएगा। उसी तरह आपकी इन्वेंट्री है वो कितने से क्रेडिट हो जाएगी, दैट सेम अमाउंट से, 30,000 से। ये सिंपल से हमने देखी कि किस तरह NRV कहाँ पे होनी चाहिए, NRV किस तरह कैलकुलेट होती है, कॉस्ट किस तरह क्या होती है, उस पर कंपेरिजन किस तरह करते हैं हम, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब मैंने एक चीज़ आपको स्कोप बता देता हूँ। हर चीज़ आपकी इन्वेंट्री नहीं होती, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने लिए हुए होते हैं। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, IFRS 9 का, कि जो चीज़ आपने इन्वेंट्री, आपने सेल परचेज के लिए इन्वेंट्री रखी है, कौन सी इन्वेंट्री जो कि आपने इन्वेस्टमेंट से की है, तो वो आपकी ऑर्डिनरी कॉस्ट में नहीं आती। ये आप इसको NRV पे नहीं लेंगे, वो अलग IFRS 9 के हिसाब से, 32 के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होगा, उसको आप इन्वेंट्री में नहीं लेंगे। इसी तरह आपके पास बायोलॉजिकल एसेट्स होता है। बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं जो आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसके एक्टिविटीज़ के लिए रखे होते हैं, तो वो भी इसका जो रिस्पेक्टिव IS है, IS 41, ये उसमें अप्लाई होता है। ऐसे 2-3 और है, इनको सबको हटा के आपकी जो भी इन्वेंट्री आपने रखी हुई होती है सबकी सब आपकी इन्वेंट्री में आती है। अब हम ये एक पार्ट पढ़ते हैं, ये मैंने वहीं से उठाया है क्या, IS से। When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognized as an expense in the period in which the related amount is recognized. The amount of any written down of asset to the net realizable value and all assets of inventories shall be recognized as an expense in the period the written down or loss occurs. अब जैसे कभी हमने किया उसमें 30,000 बुक किया था, तो ये चीज़ वहाँ से कवर हो गई। ये चीज़ का मतलब है कि जब भी आप एक इन्वेंट्री सेल करते थे, लाइक आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 10 रुपए की, वो आपने सेल कर दी, तो उसके अगेंस्ट आपको एक्सपेंस बुक करना जरूरी है। इसकी मैं आपको सिंपल से एक एंट्री बता देता हूँ। एज्यूम आपने 3 क्वांटिटी में रखे हुए हैं, 20 रुपीज़ ईच। तो इन्वेंट्री आपकी कितनी आ रही होगी, इन्वेंट्री आपकी आ रही होगी ₹60 टोटल। इसी तरह आपने सेल किया, सेल 1 यूनिट ऑफ ₹20। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, तो आपको मैं ये एंट्री एक्सपेंस आउट करके दिखाता हूँ किस तरह होगी। एक तो आपका अकाउंट रिसीवेबल या और कैश डेबिट होगा 20 से। सॉरी, अगर एज्यूम कर लेते हैं ये यूनिट क्वांटिटी में रखे हुए थे, ये कॉस्ट थी, तो 25 रुपये में आपने बेचा होगा। इसके अगेंस्ट आपने सेल्स बुक की होगी, क्रेडिट की होगी, सेल्स क्रेडिट 25 से, ये आपने कैश डेबिट किया होगा 25 से। इसी तरह आप एक्सपेंस आउट वाली में बात कर देते हैं कि एक्सपेंस आउट किस तरह करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस आउट 20 से कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गई, ये आपका P&L में जाएगा। इसी तरह ये इन्वेंट्री आपकी कम हो 20 से। इसी तरह हम ये चीज़ हमने कवर की कि जो भी चीज़ हम बेचते हैं उसकी इन्वेंट्री अगर कोई रखी हुई तो आपको एक्सपेंस आउट करना जरूरी है। इसी अगेंस्ट में आप इसका रेवेन्यू बुक करेंगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आ जाएगी, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। कभी का ऐसा होता है कि आपके पास इन्वेंट्री कोई चीज़ पड़ी हुई होती है, तो आप वो PP जो कि आप अपना यूज़ कर रहे हैं एसेट अपने काम के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए, तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें IAS में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा है तो आपकी जो इन्वेंट्री की अमाउंट है, जो भी थी कॉस्ट, उसको आप यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट, मतलब आप जो एसेट के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको भी एक्सपेंस आउट करेंगे। लाइक कि वो उसका हम ये लेंगे कि वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, तो उसी की कॉस्ट का पार्ट बन के वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुछ चीज़ें आपको अपने FS में बतानी होती है आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड, कि आपका जो अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड है इन्वेंट्री मेजर करने का, वो कौन सा है। जिस तरह 2-3 अलाउ है, एक हो गया फीफो मेथड, एक वेटेड एवरेज मेथड, एक हो मूविंग एवरेज। ये आपके इन्वेंट्री कॉस्टिंग के लिए यूज होते हैं। इसी तरह आपकी कैरिंग वैल्यू क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो मैं आपको एक FS से दिखा देता हूँ, लिस्टेड कंपनी का FS है।
इसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, पैकिंग मटेरियल आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ इन्वेंट्री यूज़ बनाने के लिए यूज़ हो रही है वो भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट होता है। इसी तरह अगर कोई इन्वेंट्री इन प्रोसेस है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो वो भी इसमें शो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट है, जो कि यहाँ शो हो रहा है, उसकी क्लासिफिकेशन शो हो रही है। इस तरह फिनिश गुड्स है जो कि रेडी है इन्वेंट्री बिल्कुल सेल होने के लिए, वो भी यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह आपके इन्वेंट्री में एक तरह से एक्सपेंस आउट इस तरह आता है कि कंपनी जब सेल करती है, तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपको एक्सपेंस आउट करना होता है, तो वो भी पीएनएल में आपके एक्सपेंस में शो हो रहा होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इसी तरह अगर कोई इन्वेंट्री एनआरवी डाउन हो जाती है, तो उसका भी एक्सपेंस आपने दिखाना होता है, या इसी का अगर रिवर्सल है तो वो भी आपने अपना शो करना होता है डिस्क्लोजर्स में। इसी तरह अगर कोई इन्वेंट्री आपने प्लेज रखवाई हुई है किसी भी बैंक से, बैंक में लोन के अगेंस्ट, तो वो भी आपको बतानी होती है कि कितने अमाउंट की इन्वेंट्री और कौन सी इन्वेंट्री आपने प्लेज रखवाई हुई है वहाँ पे। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी IS2 के हिसाब से। इसकी डिटेल वीडियो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर बनाएंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।